अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसका सही इस्तेमाल देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे कैसे मैट्रिक्स को टफ किया जाता है, उससे टफ क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसमें दूसरे चैप्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं। आज हम यहाँ देखेंगे, वो है हमारा विविध उदाहरण, एक्सरसाइज से मैंने उठाया है एनसीईआरटी, ठीक। तो इसमें जो है पहला टॉपिक जो उठाया गया है वो उठाया गया है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। किससे? गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इस टाइप के जो है हमारे यहाँ सवाल कितने दिए गए, जो हमारी एग्जाम्पल नंबर 26 है वो है विविध प्रश्नावली अर्थात मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 4 क्वेश्चन हमारे केवल इससे लगेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहता है कि हमें कोई इक्वेशन दी गई है या कथन कहा गया है Pn, ठीक है, Pn कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, उसे n इक्वल टू 1 के लिए सत्य प्रूव करेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए क्या प्रूव करेंगे कि n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है, अर्थात P1 निकालेंगे, ठीक है। अगर जो हमारा P1 के लिए सत्य है तो हम क्या करेंगे, उसे मान लेंगे। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना n इक्वल टू k के लिए क्या है, सत्य है, n इक्वल टू k के लिए क्या है, सत्य है, अर्थात pk निकाल लेंगे हम, ठीक है। pk निकाल लिया, फिर क्या करेंगे हम तीसरे स्टेप में हम प्रूफ करेंगे, अर्थात सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? सिद्ध करेंगे n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है, k प्लस 1 के लिए सत्य है, ठीक है। अर्थात क्या निकालेंगे, pk प्लस 1, इसकी बात करेंगे हम। अगर pk प्लस 1 n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, अपने परिणाम में क्या बोलेंगे, चौथी बात, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि Pn, यही था ना हमारा, Pn n इक्वल टू सभी के लिए, अर्थात जो कंडीशन दी गई होगी सभी के लिए सत्य है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूव करते हैं, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये बात प्रूफ होती है, ठीक। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं एग्जांपल 26। क्वेश्चन देखिए एग्जांपल 26 में क्या कह रहा है, यदि a इक्वल टू r1 में cos थीटा sin थीटा, r2 में माइनस sin थीटा cos थीटा, एक 2/2 की मैट्रिक्स है, तो सिद्ध करना है a n इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा r1 में है और r2 में माइनस sin n थीटा cos n थीटा, जहां पे n क्या हमारा स्मॉल n वो है कैपिटल N, और कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, अर्थात प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, जिसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखिए जो a दिया गया है वही an में भी लिखा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे थीटा 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 है और इसमें क्या हो गया, थीटा की जगह पे केवल क्या n थीटा लिखा गया है, और एक ही यहाँ पे a था, यहाँ पे क्या है a की पावर n। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो देखिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से पहले क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में,
क्या है हमारा Pn पता करेंगे। तो मान लेते ये है Pn है हमारा, क्योंकि इसी में n है, तो Pn हम निकालते हैं। बताइए Pn क्या है, a की पावर n इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा, r1 में, r2 में क्या है माइनस साइन n थीटा और cos n थीटा। ये 2/2 की मैट्रिक्स है जहां पर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, अर्थात प्राकृतिक संख्या। क्लियर। फिर क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, इसे n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक, तो n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा P1 और ये क्या हो जाएगा P1 a की पावर 1 इक्वल टू, बताइए n की जगह क्या हो जाएगा, सब जगह क्या हो गया 1 हो गया, तो सब जगह क्या करते हैं 1, तो बताइए क्या हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, r1 में, r2 में क्या आ जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा। क्लियर। अच्छा ध्यान से देख बताइए क्या ये वही चीज लिखा गया जो मुझे a गिवन था, हाँ डिक्टो वही चीज है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, अर्थात a की पावर n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। ठीक, जब n इक्वल टू 1 के लिए सत्य हो जाएगा तो हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, मान लेंगे, लेट माना n इक्वल टू k के लिए क्या है सत्य है। ठीक, n इक्वल टू k के लिए क्या है सत्य है, अर्थात हम क्या निकालने वाले हैं pk। तो pk क्या हो जाएगा बताइए a की पावर k, अर्थात जहां जहां पे अब n था इसमें वहां वहां क्या पहुंच जाएगा बताइए k ना, क्योंकि यहाँ n पावर थी तो n लगा था, यहाँ k पावर है तो क्या लग जाएगी सब जगह k। तो बताइए क्या हो जाएगा cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा। ठीक, इस तरीके से। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे सिंपल है। अच्छा पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं ऊपर बताता हूं। a की पावर n, तो बताइए k प्लस 1 है तो a की पावर k डॉट a की पावर 1, और 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब बताइए a की पावर k, क्या इसकी वैल्यू हमें पता है, हाँ हमने निकाली है अभी। तो क्या हो जाएगा r1 में cos k थीटा sin k थीटा, ठीक, r2 में क्या हो जाएगा माइनस साइन k थीटा एंड cos k थीटा। ओके, अब बताइए a की वैल्यू जो है हमने अभी कुछ देर पहले निकाली थी, यही वाली आई थी ना जो गिवन थी, तो यहाँ पे इनटू a cos थीटा r1 में एंड sin थीटा। ठीक, अब क्या इन दोनों का हमें क्या कराना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है आपको पता है, क्या करते हैं इस r1 को उठाएंगे c1 पे रखेंगे, अगर r1 के सभी एलिमेंट c1 पे फिट बैठ रहे हैं तो गुणा होगा, नहीं बैठ रहे हैं तो नहीं होगा। बताइए इसमें कितने एलिमेंट 2 और c1 में कितने 2, तो दोनों एक दूसरे पे बैठ जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं हम और देखते हैं क्या हमारा a की पावर k प्लस 1 प्रूफ होता है। चलिए गुणा करते हैं। तो बताइए cos k थीटा किसके पास जाएगा cos थीटा के, तो cos k थीटा डॉट cos थीटा। ठीक है, प्लस फिर लिखते हैं, और लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा, एक बन गया। फिर इसी r1 को उठा के किस पे ले जाते हैं c2 पे, बताइए cos k थीटा किसके साथ रह जाएगा sin थीटा के साथ, तो cos k थीटा इंटू sin थीटा, फिर क्या प्लस sin k थीटा किस पे जाएगा cos थीटा पे, तो sin k थीटा इंटू cos थीटा। ओके, नेक्स्ट क्या है r2 को उठा के कहां रखेंगे c1 पे, तो माइनस sin k थीटा cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस sin k थीटा इंटू cos थीटा। फिर प्लस होता है लेकिन ये प्लस है ये माइनस है तो
माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब इसको उठा के C2 पे रखेंगे तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा के साथ जाएगा, तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, फिर कॉस के थीटा किसके साथ जाएगा, कॉस के थीटा के साथ, तो कितना आ जाएगा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब बताइए क्या आप लोगों को ये फार्मूला याद है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का क्या होता था, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है क्या। हाँ, तो बताइए ए की जगह पे क्या है के थीटा और बी की जगह पे क्या है थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस के थीटा प्लस थीटा, यही हो जाएगा क्या, बिल्कुल। और ये वाला फार्मूला क्या है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये वाला फार्मूला है ना, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है क्या, बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे साइन ए प्लस बी, ए की जगह क्या है के थीटा, बी की जगह क्या है थीटा, तो बताइए क्या हो जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा। ओके, सेम यहाँ पे देखिए क्या दोनों जगह माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन कर दिया, तो बताइए ये क्या बन जाएगा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, इस तरीके से ना, माइनस बाहर किया तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। तो बताइए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या डिक्ट यही वाला फार्मूला है। हाँ, तो बताइए क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, ए कितना के थीटा प्लस बी कितना थीटा। ठीक है, फिर क्या है ये ध्यान से देखिए, ये वाला फार्मूला अभी अभी यहाँ लगाया था ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बस ये क्या माइनस वाला पहले लिख दिया गया और प्लस वाला बाद में। तो आपको मैंने बता रखा है a प्लस बी को b प्लस ए भी लिखा जा सकता है ना, तो इसको जो है इधर लगा देंगे, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फार्मूला है cos a प्लस b का, और a था k थीटा और b है थीटा, तो इस तरीके से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ओके, मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर थोड़ा सा लिखना रहेगा। तो अब बताइए क्या करेंगे हम, ये आ रहा है a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू, बताइए यहाँ देखिए थीटा कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा cos k प्लस 1 इंटू थीटा, थीटा जैसे ही कॉमन लिया तो ये बन जाएगा ना, यहाँ k बचेगा यहाँ 1 बचेगा। दूसरा क्या है साइन, तो साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, यहाँ से भी थीटा कॉमन किया, सेम थीटा यहाँ सेम थीटा यहाँ, सब जगह से कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन k प्लस 1 इंटू थीटा और cos k प्लस 1 इंटू थीटा। ठीक, ये क्या आ गया a की पावर k प्लस 1, तो देखिए यहाँ पे जब n था, अभी हमने pn यहाँ पे कुछ देर के लिए निकाला था, तो यहाँ n था तो सब जगह क्या क्या लगा था n लगा था, फिर मैंने 1 लगाया तो सब जगह 1 1 लग गया था, फिर मैंने n इक्वल टू k के लिए उसे सत्य मान लिया था, ठीक, तो सब जगह k लग गया था, तो मैंने कहा मैं p k n प्लस 1 के लिए इसे प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो p के n प्लस 1 के लिए प्रूफ करूंगा तो a की पावर k प्लस 1 बनेगा, और a की पावर k प्लस 1 बनेगा, मतलब ये होना चाहिए जहां जहां n है वहां वहां क्या आ जाना चाहिए k प्लस 1, और मैंने क्या किया देखिए, अभी इसको इतना सारा प्रोसेस करके सब जगह पे क्या ला दिया है k प्लस 1 ला दिया कि नहीं, ला दिया, अतः a की पावर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या है सत्य है। ठीक है, सत्य है, तो क्या करेंगे हम, फिर लिखेंगे अतः गणितीय आगमन विधि से यह सिद्ध होता है कि a की पावर n इक्वल टू n, अर्थात n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर के लिए
सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम गणितीय आगमन का उपयोग करके सिद्ध करते हैं। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 26 किया था गणितीय आगमन के सिद्धांत से, वैसे आप प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करके देखेंगे। नहीं तो मैं अगले वीडियो में वो आपके पास लेकर जरूर आऊंगा। ठीक, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, यदि ए और बी समान कोट के दो सममित आव्यूह हैं। समान कोट मतलब सेम ऑर्डर है, ऑर्डर सेम है, और वो दोनों कैसे आव्यूह हैं, सममित आव्यूह हैं। कैसे आव्यूह हैं, सममित आव्यूह अर्थात सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स आपको याद है, बताइए अगर कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिकल होता है तो उसका जो ट्रांसपोज होता है ए डैश होता है वो किसके बराबर होता है, ए के, और बी भी तो सममित है, तो बताइए बी का भी ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, बी के। क्या ये बात समझ में आई? ओके, एक लाइन खत्म। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए बी भी एक सममित आव्यूह होगा। बताइए मुझे क्या सिद्ध करना है कि ए बी एक सममित आव्यूह है, अर्थात ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के। क्लियर? ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के। यही सिद्ध करना है हमें, लेकिन ये सिद्ध किस कंडीशन पे करना है कि ए और बी क्रम विनिमेय होना जरूरी है। अगर ए और बी क्रम विनिमेय नहीं है तो ए बी जो एक सममित आव्यूह नहीं होगा। क्रम विनिमेय कम्यूटेटिव लॉ आपको याद है ना, मैंने क्या बताया था, मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया था ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये कंडीशन मैंने बता रखी थी, आती है, लेकिन किस जगह ये नहीं आती, जब हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालते हैं। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या आ जाता है, वहां पे आई आता है। इस कंडीशन में ये दोनों इक्वल होते हैं, याद है ना। तो यहाँ पे उसने ये मुझे दे रखा है कि ए बी इक्वल टू बी ए है, तब आपको ये बात क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो हमें ए और ए बी को क्या प्रूफ करना है, सममित। तो मान लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज। बताइए मैंने ट्रांसपोज के जब गुणधर्म बता रहा था तो क्या बताया था, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, उल्टा होता है, अर्थात बी डैश ए डैश बनता है ना, याद है 4 बताए थे जिसमें से ये एक था। तो बताइए बी डैश को क्या मैं डी लिख सकता हूं, हाँ, क्योंकि मुझे कहा गया बी जो है एक सममित आव्यूह है, तो बी डैश की जगह क्या हो गया, बी डॉट। ए डैश को क्या ए लिख सकता हूं, बिल्कुल सेम टू सेम। इतनी बात हो गई, अर्थात ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, बी ए के। लेकिन एक बात गौर कीजिए, उसने मुझे क्वेश्चन में कह रखा है ए बी क्या है, क्रम विनिमेय है, अर्थात ए बी की जगह बी ए या बी ए की जगह ए बी रख सकते हैं। तो बताइए यहाँ बी ए है तो बी ए के स्थान पे ए बी रख दो बेझिझक। तो बताइए ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए बी के ही बराबर आ गया कि नहीं। तो क्या लिख देंगे, अतः ए बी एक सममित आव्यूह है। ठीक, इस तरीके से प्रूफ करेंगे, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी 3 हमें मैट्रिक्सेस दी गई है, तो एक मैट्रिक्स डी हमें ऐसा बताना है जिससे सी डी माइनस ए बी किसके बराबर हो, 0 मैट्रिक्स के। ठीक है, तो बताइए ए बी और सी कैसी मैट्रिक्सेस है, ऑर्डर क्या है इनका, 2x2। और अगर मुझे कोई मैट्रिक्स डी लेनी होगी तो बताइए हम क्या करेंगे, उसे भी 2x2 की तो मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब हम जोड़ते या घटाते हैं तो उसके लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे घटाया जा रहा है, जो मैट्रिक्स सी और डी का गुणा करने से आना चाहिए वही ए और बी के गुणे से आना चाहिए ऑर्डर। तो सी और डी का ऑर्डर इक्वल टू ए और बी का ऑर्डर, इसीलिए हमारा जो डी का ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए, 2x2 का। ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हम अलजेब्रा में सॉल्व करते थे, ये दिया गया है तो x या y का मान बताइए। ठीक है, तो बताइए मैं मान लेता हूं, माना d इक्वल टू ए बी सी डी, यही मैट्रिक्स मान लेता हूं जो कि जिसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मैट्रिक्स लिखूंगा, क्या है हमारा सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं इसमें अपनी वैल्यूज पुट करूंगा जो गिवन है।
तो बताइए सी की वैल्यू कितनी है, 25 R1 में है और 38 R2 में है। ठीक, डी मैट्रिक्स अभी अभी हमने माना ए बी एंड सी डी। ठीक, माइनस मैट्रिक्स ए R1 में 2 और -1 है और R2 में 3 एंड 4 है। और बताइए बी मैट्रिक्स क्या है, R1 में 5 2 है एंड R2 में 7 4 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो बताइए जीरो मैट्रिक्स से हमारी कौन से ऑर्डर की होगी, 2/2 ऑर्डर की होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसका अंतर भी कितना आएगा, 2/2 की मैट्रिक्स आएगी। ओके, आप बताइए मल्टीप्लिकेशन तो आता है, तो 2 5 किस पे जाएगा, ए और सी पे, तो बताइए क्या आ जाएगा, 2a + 5c। अब यही जाएगा c2 पे, तो 2b + 5d आ जाएगा। ओके, और यही जो है R2 जाएगा C1 पे, तो क्या आ जाएगा 3a + 8c, और R2 जाएगा C2 पे, तो क्या आ जाएगा 3b + 8d। ओके, ये हो गया माइनस। यहां पे करेंगे सेम जो काम यहाँ वही काम यहाँ। बताइए ये R1 जाएगा C1 पे, तो 5 दूनी 10 - 7 कितना हो गया 3, 2 दूनी 4 -4 कितना आ जाएगा 0, 3 5 15, 4 7 28, 28 और 15 कितना होता है 28 2 30 हो गया, 30 10 40, 3 43, ठीक है 43 हो जाएगा। और ये 3 दूनी 6, 4 चौका 16, 16 6 कितना होता है 22 होता है, इक्वल टू कितना आ जाएगा ये जीरो मैट्रिक्स। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को घटा देंगे। तो घटाते कैसे आपको पता है ना, यहां पे देखिए ये a11 से घटेगा तो 2a + 5c - 3। ठीक, a12 से तो 0 में से घटाएंगे तो सेम टू सेम वही आ जाएगा 2b + 5d। ओके, ये 3a + 8c 43 से घट जाएगा, 3a + 8c - 43, और 3b + 8d किससे घट जाएगा 22 से, 3b + 8d - 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही अपना जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे। ओके, अब बताइए आप भी की समानता का नियम याद है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसमें क्या होता था पहले क्या चेक करते थे, ऑर्डर ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का। ठीक, ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम है और इक्वल का चिन्ह लगा है तो बताइए क्या होता था, a11 के a12 के a21 के a22 के बराबर होगा। ठीक, तो अब जो है सबको एक साथ में बराबर करते हैं, पहले इतना लिख लीजिए तब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए आप भी के समानता के नियम से क्या हो जाएगा बताइए, 2a + 5c - 3 = 0। ठीक, पहला इक्वेशन बना हमारा। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2b + 5d = 0 दूसरा इक्वेशन। तीसरा क्या बन जाएगा, 3a + 8c - 43 = 0 तीसरा इक्वेशन। और चौथा इक्वेशन क्या बनेगा, 3b + 8b - 22 = 0 चौथा इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से 4 इक्वेशन बना लेंगे। तो बताइए हमारे पास 4 अननोन थे a b c d और 4 इक्वेशन है, 4 अननोन 4 इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। बताइए सॉल्व किसको किसको करेंगे, देखिए दूसरा और चौथा एक साथ करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें bd है इसमें भी bd है, तो bd आसानी से मिल जाएगा। पहला और तीसरा एक साथ कर लेंगे, इसमें ac है तो a और c मिल जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट एंड थर्ड को देखते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। तो बताइए फर्स्ट और थर्ड से जब देखेंगे तो 2a + 5c - 3 = 0, और क्या है सेकंड है 3a + 8c - 43 = 0। फर्स्ट इक्वेशन थी, ये थर्ड थी। तो बताइए क्या मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है, हाँ पीछे सिखाया है। तो क्या करेंगे हम, इस a या c में कोफिशिएंट को बराबर कर लेंगे किसी एक का। तो बताइए मैं a का कर लूं तो क्या करूं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें कितने से 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6, 6 6 हो जाएगा, कट जाएगा ना। और इसको फिर क्या करूंगा, घटाऊंगा, तो ये देखो प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस, और इधर माइनस तो रहेगा ही रहेगा। तो बताइए 6 से चला गया, ये देखिए 5 तिहाई 15 15c हो गया, और 8 दूनी 16c, 15c - 16c,
तो 15 में से 16 घटाएंगे क्या -1c आ जाएगा, अर्थात केवल -c लिख दूं। ओके बताइए 3 त्रिका 9, यहाँ पे -9 और ये 2, 40 दूना 80, 86, यहाँ पे 86 और भी किसका प्लस का ना, क्योंकि ये माइनस प्लस में बदल चुका है, तो +86 - 9, तो 86 में से 6 गया 80, 80 में से 3 गया कितना आ जाएगा 77, वो भी किसका प्लस का, इक्वल टू 0। ठीक है तो बताइए यहाँ से c इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो -77 और ये माइनस पहले से लगा है तो माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो c इक्वल टू 77 आ गया। क्या ये एक बात समझ में आई आपको, c की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करते थे, इसी c को उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देंगे इन दोनों में से, तो बताइए किस में रखते हैं, पहले वाले में। ओके तो देखिए जब पहले वाले इक्वेशन में हम c की वैल्यू 77 रखेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 5 × 77 माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या यही आएगा, तो अब इन दोनों को गुणा करो तो 5 सते 35, तो ये देखो 2a प्लस 35 के 5 3 हासिल, 5 सते 35 और 3 38, ठीक है -3 इक्वल टू 0। ओके अब देखिए यहां से मैं सीधा a निकालने की कोशिश करता हूं, तो बताइए इसको घटा देंगे तो 5 से 3 गए 2, तो 3 8 2 आ जाएगा, 3 8 2, और यहाँ पे 2 का क्या हुआ है गुणा हुआ है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, और ये इधर क्या था प्लस में था 3 8 2, उधर जाएगा क्या हो जाएगा -3 8 2 बटे 2। ओके क्या यही आएगा इक्वल टू, अब क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कीजिए तो -19 दूनी 38 2 1 का 2 -191, तो a की वैल्यू भी पता चल गई हमें। ओके अब क्या करेंगे हम वैल्यू निकालेंगे b और d की, किससे इक्वेशन नंबर 4 से, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। ओके तो बताइए सेकंड इक्वेशन क्या है, 2b + 5d = 0 है, और यहाँ पे क्या है 3b + 8d - 22 = 0। तो बताइए अगर 2b = 5d है तो अगर मैं यहाँ से कहूँ b = कितना आ जाएगा इक्वेशन सेकंड से, तो b की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, 5d उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5d डिवाइडेड बाई, क्योंकि डिवाइड क्यों, क्योंकि 2 का गुणा हुआ b में तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2, तो b की वैल्यू आ गई -5d/2। ठीक है इसे जो है इस वाले इन दोनों इक्वेशन को मैं प्रतिस्थापन से सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैंने किससे सॉल्व किया है विलोपन से। ठीक तो प्रतिस्थापन करेंगे आप क्या b की वैल्यू यहां पे, तो बताइए 3b की वैल्यू कितनी रख दूं -5d/2। ठीक है b की जगह ये हो गया +8d -22 = 0। क्या इतनी बात समझ में आई, तो ये हो गया -15d/2, 15d/2 +8d = 22। ओके ये माइनस इधर था उधर गया क्या हो गया प्लस। अब बताइए ये 2 का गुणा यहां हो जाएगा तो 8 दूनी 16, 16d - 15d कितना हो जाएगा प्लस का 1d आ जाएगा ना, ऊपर 1d बटे 2 तो मतलब d/2 आएगा, और यहाँ बटे 2 होगा तो 2 बटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में, तो बताइए 22 × 2 हो जाएगा अर्थात 44। क्लियर है बात, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 44। अब केवल किसकी निकालनी है b की, तो बताइए जो d की वैल्यू यहाँ आई है मैं यहाँ पे रख दूं तो b की वैल्यू पता चल जाएगी, क्यों नहीं पता चलेगी, तो बताइए b की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 × d 44 डिवाइडेड बाय कितना है 2 है ना, तो बताइए 2 बाई संख्या में 40 और 22 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110, और माइनस पहले से लगा है तो -110, तो b की भी वैल्यू कितनी आ गई बताइए यहाँ से b = -110। तो अब हमें जो है a b c और d की वैल्यू पता चल चुकी है, तो क्या करेंगे हम जो मैट्रिक्स हमें पता थी उसमें a के स्थान पे बताओ कितना रखना है -191, b के स्थान पे कितना रखना है -110,
0। ठीक, सी के स्थान पे कितना रखना है 77 और डी के स्थान पे कितना रखना है 44। तो ये हो गया हमारा डी मैट्रिक्स जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगी। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।